तो सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि करीबन करीबन 40 से एक दिन और अपनी एग्जाम्स में रह गए और आप बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं। तो जो अपनी टेस्ट सीरीज जो अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्कीम चल रही थी उसमें मैं अब तक आपको 3 टॉपिक करा चुका हूं। आज हम चौथे टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। उससे पहले आज की 2 महत्वपूर्ण लाइनें खुद ने नहीं बनाई, कहीं से ली है और वो आपके लिए पूर्ण रूप से कारगर है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ के क्या आसमान देखता है, जमी पर बैठ के क्या आसमान देखता है। इन लाइनों का मतलब पूर्ण रूप से आपके लिए है कि जमी पर बैठ के क्या आसमान देखता है। इसका मतलब यह है कि अभी आपको 30 से जो 40 दिन है वो आपको अच्छे से दिन और रात मेहनत करनी है। सिर्फ कोरी कल्पना से कि हमारा सेकंड ग्रेड साइंस में हो जाएगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। वापिस देखिए, बहुत अच्छी 2 लाइनें हैं। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। इसका मतलब यह है कि तू मेहनत तो कर एक बार, फिर देख जमाना क्या सोचता है, जमी पर बैठ के क्या आसमान देखता है। इसका मतलब यह है कि सोचने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें जो 40-45 दिन है वहां बहुत अच्छे से क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ पुनः एक और बात कि ये जो भी आपको प्रयास करना है 30-35 दिन 40 दिन में, वो सारे कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक लास्ट चांस है आप सबके लिए। जो लग रहा है उस हिसाब से यह है कि एक लास्ट चांस है, तो आप जितना भी कर सकते हो वो पूर्ण रूप से सारी की सारी मेहनत कीजिए। दोनों पेपरों को मैं बार बार कह रहा हूं, बैलेंस करके चलिए। इंटेलिजेंट नहीं बनना है। कई बार ऐसा होता है एक चैप्टर से अगर आपको लगता है एक ही क्वेश्चन आना है तो उसमें 15 दिन खराब नहीं करने हैं। हमें नंबरों को चुराना है। हमें यह कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से पहले पेपर और दूसरे पेपर में इतना तो हो जाए कि मैं मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं वो आ जाए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स ही नहीं है, अभी फर्स्ट ग्रेड में भी हुआ है। तो कम से कम आपको दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें यह कर लेना है कि कम से कम मुझे पासिंग मार्क्स लाने ही। सेकंड जो पेपर है उसमें पासिंग मार्क्स लाना बहुत आसान है, बशर्त आप सिर्फ 3 चीजों को पकड़ लें। वापस हर क्लास में एक ही बार बोलूंगा, एक तो नंबर 1 टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड को अच्छे से कर लें। पिछले साल तक 20 क्वेश्चन आते रहे हैं, कभी 30 भी आए हैं, लेकिन इस साल हम ये नहीं कह सकते कितने आएंगे। पिछली साल तक 30 क्वेश्चन आते रहे, इस साल नहीं कहा जा सकता क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट ग्रेड में केमिस्ट्री में 130 क्वेश्चन आए, जबकि दूसरा जो टॉपिक था उसके 20 ही रह गए। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो पहली चीज आप अच्छे से टीचिंग मेथड कर लें। मान लीजिए 30 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आ गए तो आधा से ज्यादा काम तो आपका खत्म हो गया। आप केमिस्ट्री को अच्छे से कर लें। केमिस्ट्री को तो बहुत अच्छे से कर लें। मेरी जो खाने वाली क्लास है सुबह और शाम देखते चलें और ज्यादा नहीं परेशान होना, और जो आपकी कॉपीज है उसको बार बार रिपीट कर। जिन स्टूडेंटों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है या वो जरूर एक बार टेस्ट सीरीज करें, सारे क्वेश्चंस को देखें। ये बहुत बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज है, अगर आप हमारी एनएम क्लासेस की लेना चाहते हैं तो आप एनएम क्लासेस के ऐप पर आ जाए। यहां तक कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं डाल रहा हूं वो भी एक फोल्डर बना हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर लगता है पहले पेपर की भी कहीं से टेस्ट सीरीज लेनी है तो ले ले, उसमें कतई कोताही ना बरते। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टार्ट करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में जो अब तक आरपीएससी का क्राइटेरिया रहा है वो उसके पास 4 पॉइंट रहे। सबसे पहला तो उसके पास पॉइंट ये रहा है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। हर साल चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, तो जो हमारी 12th बोर्ड की किताब है उसके जो पॉइंट है भौतिक अधिशोषण की विशेषता और रासायनिक अधिशोषण की विशेषता उसे जरूर पढ़े। दूसरा, बार बार से आपसे टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पूछता है। बादल क्या है, धुंध क्या है, दूहा क्या है, प्यूबिक पत्थर क्या है, अभी सारी चीजें आ जाएंगी, आपके समझ में आ जाएगा। एक उस पोर्शन को जरूर पढ़े। तीसरा, हार्डी और शूल्स का नियम जरूर पढ़े। और एक टॉपिक और जो अभी अपन जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा बार बार चीजों को, तो आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा कि एग्जामिनर हमसे सरफेस केमिस्ट्री में क्या पूछता है। सरफेस केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन आपसे पिछली बार पूछा गया सेकंड ग्रेड 2018 में। उसने अधिशोषण के लिए पूछा कि अधिशोषण कैसा प्रक्रम है।
तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप सबको पता है अधिशोषण। सबसे पहले आप सबको पता है अधिशोषण क्या चीज है। अधिशोषण ये है, ये हमारा कोई सॉलिड है, ये हमारा कोई सॉलिड है, इसके ऊपर से कोई गैस चिपकती, गैस गुजरती है तो वो इसकी सतह पर क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। यही चीज क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण के अंदर पूछा जा रहा है डेल एच होगा। डेल एच का मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है अधिशोषण कैसा प्रक्रम है, अधिशोषण उष्माशोषी प्रक्रम है या उष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो आप सबको पता है जब भी दो चीजें चिपकती हैं एनर्जी रिलीज होती है, जब भी दो चीजें चिपकती हैं एनर्जी रिलीज होती है। अधिशोषण हमेशा उष्माक्षेपी प्रक्रम है और उष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए आप सबको पता है डेल एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। देखिए अधिशोषण की अगर थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट के बारे में बात करता है तो तीन बातें जरूर करेगा। मैं पूरा थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूं। अधिशोषण आपको समझना है तो मैं क्लास में एक ही एग्जांपल देता हूं। अब गर्मियां हाल में निकल गई हैं तो गर्मियों में मेरी मोटरसाइकिल पर क्या होता था, रोज धूल जम जाती थी, वो अधिशोषण। किसी सॉलिड की सरफेस के ऊपर कोई दूसरी चीज अगर जमा हो जाए तो वो चीज क्या है, अधिशोषण। लेकिन हमारी 12th बुक की जो किताब है उसके अंदर समझाने के लिए उन्होंने सॉलिड और गैस को लिया है। कहा है कि जो सॉलिड है उसके ऊपर से जैसे ही कोई गैस गुजरती है वो उसके ऊपर चिपका चिपकी कर लेती है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण। और जबकि चिपका चिपकी होती है एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए इसके लिए डेल एच का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसके लिए तीन कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। डेल जी, अब हम सबको पता है डेल जी बराबर क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी बराबर क्या, डेल एच माइनस क्या, टी डेल एस। सबसे पहले आप ये बताएं, जो मेरी गाड़ी के ऊपर धूल मिट्टी जमती है, मैं चाहता हूं क्या वो जम जाए? मैं तो कभी नहीं चाहता, रोज मुझे कपड़ा मारना पड़ता है। मैं तो कभी नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी के ऊपर रोज गर्मियों में धूल जम जाए, लेकिन जैसे ही सुबह उठता हूं देखता हूं धूल जम गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिशोषण है वो स्वतः प्रक्रम है, और जितने भी स्वतः प्रक्रम होते हैं आप सबको पता है उन सब के लिए डेल जी की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो ध्यान रखें अधिशोषण के अंदर जितने भी थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट है, तीन थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट होंगे। पहला डेल एच होगा, पहला डेल जी होगा, तीसरा डेल एस होगा। तीनों की वैल्यू नेगेटिव होती है, तीनों की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब हमारे समझ में आया पहली चीज कि अधिशोषण क्या है। अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है, अपने आप होता है, हम कुछ नहीं करते। और आप सबको पता है अपने आप होने के लिए डेल जी का मान कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जो आपकी डेल जी है जिसे आप गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, उसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तब वो प्रक्रम कैसा होता है, स्वतः होता है। आरपीएससी कई बार पूछ चुकी स्वतः प्रक्रम के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो आप कहोगे डेल जी का मान कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब आपने कहा कि यहां मुझे डेल जी नेगेटिव लाना है। अब अभी अभी आपने कहा कि अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है, तो इस डेल एच की वैल्यू नेगेटिव हो गई। माइनस टेम्परेचर और डेल एस की बात करें। अब देखो एक शब्द होता है एंट्रोपी, सुना होगा एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है अव्यवस्था। देखिए यहां तीन टर्म है। डेल जी आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल एच एंथैल्पी है, और डेल एस क्या है, एंट्रोपी है। पहले गैसें आवारा हो रही थी, गैसें भाग रही थी इधर उधर, आवारा थी पूरी की पूरी। अब वो सारी की सारी सॉलिड के ऊपर गैसें चिपक गई। तो बताएं एंट्रोपी बढ़ी या एंट्रोपी कम हुई? एंट्रोपी का मतलब है अव्यवस्था। पहले तो गैसें भाग रही थी इधर उधर वातावरण में, अव्यवस्था ही अव्यवस्था थी, लेकिन अब वो सारी की सारी सॉलिड के ऊपर क्या हो गई, चिपक गई। इसका मतलब अव्यवस्था के अंदर कमी है। अव्यवस्था में कमी आएगी तो एंट्रोपी के अंदर भी क्या आएगी, कमी आएगी। यानी यहां पर डेल एस का मान भी कैसा है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, वापस सुने, जो आपका अधिशोषण होता है वो स्वतः प्रक्रम है, डेल जी का मान नेगेटिव होता है। अधिशोषण उष्माक्षेपी प्रक्रम है, डेल एच का मान भी नेगेटिव होता है। और अधिशोषण के दौरान गैसों की जो एंट्रोपी है उसके अंदर भी कमी आती है। इसका मतलब डेल एस का मान भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। पहले गैसें आवारा थी, घूम रही थी इधर उधर, सॉलिड के ऊपर चिपक गई, व्यवस्थित हो गई। और आप सबको पता है एंट्रोपी होती है अव्यवस्था। जितनी ज्यादा अव्यवस्था उतनी ज्यादा एंट्रोपी है। अगर अव्यवस्था में कमी आई तो एंट्रोपी में कमी आएगी, और एंट्रोपी में कमी आने का मतलब क्या है कि इस डेल एस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो ध्यान रखें थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट की दृष्टि से अधिशोषण में डेल जी भी नेगेटिव होता है, डेल एच भी नेगेटिव होता है, और डेल एस भी नेगेटिव होता है। अधिशोषण उष्माक्षेपी प्रक्रम है, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव है। अधिशोषण के एक स्वतः प्रक्रम है, डेल जी का मान नेगेटिव है। और एंट्रोपी के दौरान भी, अधिशोषण के दौरान गैसों की एंट्रोपी में भी क्या आती है, कमी आती है, इसीलिए डेल एस की वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जरूर जरूर इस तरह का क्वेश्चन आता है कोलाइडी विलयन के ऊपर। कोलाइडी विलयन में आपसे यह पूछा जाता है, कोई भी आपको कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है और परिक्षेपण माध्यम क्या है। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है और परिक्षेपण माध्यम क्या है, यह वाला क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में। एक तो आपके दिमाग में दो चीज होनी चाहिए, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होती है क्या, परिक्षेपण माध्यम। अब हम बात कर रहे हैं कोलाइडी विलयन की। कौन से विलयन की बात कर रहे हैं, कोलाइडी विलयन। अभी अभी मैंने कहा 2-3 तरह के क्वेश्चन फिक्स हैं, 2-3 तरह के क्वेश्चन फिक्स हैं सरफेस केमिस्ट्री में, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कोलाइडी विलयन के अंदर दो चीजें होती हैं, जैसे हम सॉल्यूशन में विलेय और विलायक बोलते हैं, ऐसे ही कोलाइडी विलयन में एक अवयव को परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरे अवयव को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। जो अधिक मात्रा में होता है वो परिक्षेपण माध्यम है, और जो कम मात्रा में है, ये अधिक है, ये अधिक है, ये अधिक मात्रा में है, और जो कम मात्रा में है वो परिक्षिप्त प्रावस्था। जो दिखता है वो बिकता है, हमेशा अधिक चीज ही दिखाई देती है। तो हमेशा ध्यान रखें, किसी भी एग्जाम्पल में जो चीज आपको दिखाई दे वो हमेशा परिक्षेपण माध्यम। अब जैसे ही सर्दियां आने वाली है, सर्दी आएगी तो कोहरा आएगा, सुबह सुबह गाड़ी चलाओगे। अब खुद ही सोचो कोहरा, इसने एग्जामिनर ने पूछा कोहरा, अब सोचेंगे कोहरे में दो चीज है, कोहरा एक कोलाइडी विलयन है, इसमें दो चीज है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक क्या है, परिक्षेपण माध्यम। सर ने कहा जो चीज दिखती है वो परिक्षेपण माध्यम है। कोहरे में क्या दिखेगा, ठोस दिखेगा, द्रव दिखेगा, गैस दिखेगा। कोहरे का मतलब धुंध से है। अब सर्दियों में धुंध चाहेगी, क्या दिखेगा, दूर दूर तक गैस ही गैस दिखेगी, धुंध ही धुंध दिखेगी। इसका मतलब कोहरे के अंदर जो परिक्षेपण माध्यम है वो गैस है। और सबको पता है कि कोहरा जब छाता है तो हमारी जो गाड़ियां हैं वो गीली हो जाती है। अभी जैसे सर्दियां पड़ेगी तो कोहरा छाएगा तो देखा होगा गाड़ियां गीली हो जाती है। इसका मतलब उसमें परिक्षेपण माध्यम तो गैस है और परिक्षिप्त प्रावस्था उसके अंदर क्या होती है, द्रव। वो कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम गैस हो और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो, वो कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम गैस हो, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो, ऐसे कोलाइडी विलयन को एरोसोल कहते हैं। एरोसोल, एरो मतलब एयर हो, परिक्षेपण माध्यम जिसके अंदर गैस हो वो कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है, एरोसोल कहलाता है। और एरोसोल के एग्जाम्पल राजस्थान बोर्ड की बुक में 3 दे रखे हैं। एक तो दे रखा है बादल, एक एग्जाम्पल दे रखा है कोहरा, और एक एग्जाम्पल दे रखा है सर्दियों की धुंध। अब एग्जामिनर आपसे 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, बादल, कोहरा, धुंध। बादल के अंदर परिक्षेपण माध्यम क्या है और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है। तो जैसे ही अपने दिमाग में बादल आए तो बादल दिखने चाहिए, बादल बादल दिखा, बादल में क्या दिखता है, धुंध धुंध सी, ऐसा लगता है बादल में गैस दिखती है, गैस, तो परिक्षेपण माध्यम गैस है। और बादल के अंदर होता क्या है, पानी, तो परिक्षिप्त प्रावस्था। हमसे पूछा जाए कोहरा, कोहरे का मतलब धुंध से, सर्दियों में छाएगा, क्या दिख रहा है, धुंधी धुंध, धुंधी धुंध, गैस दिख रही है, जो दिख रहा है वो परिक्षेपण माध्यम, और उस गैस के अंदर क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, द्रव। तो जो आपका कोहरा है, जो आपका कोहरा है, एग्जामिनर ने सेकंड ग्रेड में पूछा कि कोहरा किसका कोलाइड है, मतलब कोहरे में क्या क्या चीज है। तो आप सबको पता है कोहरे के अंदर गैस है, गैस में, गैस तो परिक्षेपण माध्यम है, और द्रव क्या है, परिक्षिप्त। यानी गैस में कौन परिक्षिप्त है, द्रव परिक्षिप्त है, और ऐसा ऑप्शन सेकंड। देखिए जो कोलाइडी विलयन होता है टोटल 8 तरह का होता है। एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन है ये, या तो आपसे पूछेगा बादल के अंदर परिक्षेपण माध्यम क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, कोहरे में परिक्षेपण माध्यम क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, धुंध में परिक्षेपण माध्यम क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, ऐसा विलयन क्या, ऐसा कोलाइडी विलयन का नाम क्या है, एरोसोल। एरोसोल के अंदर एयर, परिक्षेपण माध्यम एयर होगी। सॉल जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो द्रव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं इन तीनों एग्जाम्पल्स में हम बात कर रहे हैं बादल, कोहरे, धुंध के अंदर, बादल, कोहरे, धुंध के अंदर परिक्षेपण माध्यम गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, द्रव होती है। इसीलिए इसका आंसर क्या गया, सेकंड। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा था। अच्छा क्वेश्चन लगा कि जो हमारा पीने का पानी है अगर उसके अंदर नाइट्रेट का आधिक्य हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है। ये पिछली बार संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि आप बहुत कुछ ऑप्शन से भी कर सकते हो। प्रणासी रक्ताल्पता मतलब परनीशियस एनीमिया, सोचोगे परनीशियस एनीमिया तो हो ही नहीं सकता,
ये तो हमसे पूछा गया है सेकंड ग्रेड में। पर्नीशियस एनीमिया तो विटामिन B12 की कमी से होती है। जीरोप्थैल्मिया आप सब जानते हो, जीरोप्थैल्मिया आंखों से संबंधित है, तो ये तो आंखों की बीमारी है। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन D की कमी से होती है, तो आंसर तो 100% कौन सा जाना है, मैथ्योग्लोबिनियम जाना। सबको पता होगा होता क्या है, जब पानी के अंदर नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है और ऐसे पानी को जब हम पीते हैं तो वो नाइट्रेट हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जो हीमोग्लोबिन है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कम पहुंचाने लग जाता है, उससे बॉडी आपकी नीली पड़ने लग जाती है। सबने सुना होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, और उसी को ही क्या कहा गया है, मैथ्योग्लोबिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी और सूल्स का नियम। हार्डी और सूल्स का नियम, मैंने कहा ना 4 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। अधिशोषण का थर्मोडायनेमिक एक्सपेक्ट करना है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर पढ़ना है, साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है, कोलाइडी विलियंस पढ़ने हैं, जो अभी मैंने एग्जांपल्स बताए सारे मैं याद करा दूंगा, और साथ ही साथ एक आपको पढ़ना है हार्डी और सूल्स का नियम। हार्डी और सूल्स के नियम में एक टेबल बनी हुई है, तो हमारे दिमाग में 2 तरह की बातें याद रखें। हार्डी और सूल्स का नियम क्या कहता है, यह कहता है कोई धात्विक सल्फाइड है, तो देखिए एक अपने एग्जाम्पल याद रखें कि जो धात्विक सल्फाइड है, ये जो धात्विक सल्फाइड है, मान लो हमने एक कोलाइडी विलियन बनाया, हमने ये कोलाइडी विलियन बनाया, ये डब्बा बनाया, इस डब्बे के अंदर हम रख रहे हैं धात्विक सल्फाइड। ये धात्विक सल्फाइड का कोलाइडी विलियन, किसका कोलाइडी विलियन है, ये धात्विक सल्फाइड का कोलाइडी। अब होता क्या है, जो ये धात्विक सल्फाइड का कोलाइडी विलियन होता है ना, इसमें जो कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इतनी सी बात याद रखें कि धात्विक जो सल्फाइड होता है वो ऋणावेशित टाइप का कोलाइडी सॉल है, वो ऋणावेशित टाइप का कोलाइडी विलियन होता है, यानी इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये पार्टिकल स्कंदित होते, तो इसके लिए मुझे वैद्युत अपघट्य मिलाना पड़ेगा। अब वैद्युत अपघट्य मिलाना पड़ेगा, तो वैद्युत अपघट्य में आपको पता है 2 चीजें होंगी, एक तो धनायन होगा और एक क्या होगा, ऋणायन। वैद्युत अपघट्य है वो है जो आपको आयन दे, NaCl वैद्युत अपघट्य है, एक Na+ देगा, दूसरा Cl आयन देगा। तो किसी भी कोलाइडी विलियन को, कोलाइडी विलियन में जो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं, अगर मैं उसको स्कंदित करना चाहता हूं तो विपरीत आयन उसको क्या करेगा, स्कंदित करेगा। जैसे ये नेगेटिव कोलाइडी सॉल है तो इसको स्कंदित कौन करेगा, धनावेशित आयन करेगा। हार्डी और सूल्स ये कहता है कि कौन सा धनावेशित आयन इसको सबसे जल्दी स्कंदित करेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस धनायन के ऊपर कितनी ज्यादा संयोजकता है। जैसे सपोज करो ये ऋणावेशित कोलाइडी सॉल है, मैं वैद्युत अपघट्य मिलाऊंगा, वैद्युत अपघट्य से मुझे धनायन मिलेगा, वो इसको स्कंदित करेगा, इसके आवेश को न्यूट्रलाइज करेगा, जिससे नीचे बैठ जाएगा। अब वो आपसे पूछे कौन सा धनायन इसको सबसे ज्यादा स्कंदित करेगा, तो हार्डी और सूल्स का नियम ये कहता है कि वो जो विपरीत आयन है जो इसको स्कंदित कर रहा है, उसके ऊपर जितनी ज्यादा बैलेंसी होगी, उसकी जितनी ज्यादा संयोजकता होगी, वो उतना जल्दी इसको क्या करेगा, स्कंदित करेगा। अब आपको कहा बेरियम +2, कैल्शियम +2, Na+, Al+3, तो यहां सबसे ज्यादा इसको स्कंदित कौन करेगा, Al+3 सबसे ज्यादा स्कंदित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जितना ज्यादा, इसकी बैलेंसी कितनी है यहाँ पर, +3। मैंने कहा ना ये ऋणावेशित कोलाइडी सॉल स्कंदित करना चाहता हूं, हार्डी सूल्स कहता है वैद्युत अपघट्य मिला, विपरीत आयन मिलेंगे, विपरीत आयन मिलेगा, वो इसको स्कंदित करेगा, चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो विपरीत आयन तो NaCl से भी मिल रहा है, Na+, बेरियम क्लोराइड से भी मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड से भी मिल रहा है, AlCl3 से भी मिल रहा है। भाई कौन सा वैद्युत अपघट्य मिलाऊं, तो हार्डी और सूल्स का नियम ये कहता है कि जो विपरीत आयन है उसके ऊपर जितनी ज्यादा बैलेंसी होगी, वो उतनी ज्यादा जल्दी इसको क्या करेगा, स्कंदित करेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या गया, एल्युमिनियम +3। देखिए बार बार आपके मन में जो भी है, 35-40 दिन का समय है, जैसा कि अखबार में आप रोज पढ़ रहे हैं आजकल, उस हिसाब से मेरा यही कहना है कि जो भी आप में एनर्जी है 40 दिन लगा दीजिए। फिर क्या होगा, फिर क्या नहीं, कुछ पता नहीं है। बार बार फिर एक ही बात कहूंगा, डिमोलाइज नहीं होना है। जिसने दोनों पेपर में 40% मार्क्स बना लिए, आप ये मान लेना उसने आधे से ज्यादा गढ़ तो वैसे ही जीत लिया। सेकंड ग्रेड के अंदर दोनों पेपरों में पास होना ही बहुत बड़ी बात होगी। जीके वाले पेपर को अच्छे से करें। कुछ लगता है कोई टेस्ट सीरीज की कमी है तो ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं है, हमने बहुत वैसे ही संघर्ष देखा है। और सब तो किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सेकंड पेपर में बार बार कह रहा हूं, केमिस्ट्री, टीचिंग मेथड, इनमें तो पूरी दम लगा। बॉटनी जूलॉजी में जो आपको छोटा आता है, छोटा पोर्शन है, मैं इतना नहीं जानता, उसको तो बहुत अच्छा कर लो, और दूसरे पोर्शन को इतना नहीं, मतलब वीक नहीं करना, ठीक ठाक कर लेना। फिजिक्स का जितने आप कर सकते हो कर लो, परेशान मत हो। मैंने खूब देख लिए टेस्टों को करा करा के, कुछ नहीं है, हंसाना अलग चीज है, क्लास में बार बार कह रहा हूं, लेकिन जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं तो पता चलता है जितने सही हुए उतने ही गलत हो गए, 0 हो गए।
कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको करेक्शन करना है। ये वाला क्वेश्चन मेरे से पिछली बार गलत हो गया था, मैंने भी जल्दीबाजी में 12th की बुक को नहीं पढ़ा, उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी मांगता हूं। उस पिछली जो टेस्ट में क्वेश्चन कराया इसको सही कर ले, और वो स्टूडेंट जिसने लिखा कि सर इसका आंसर ये होगा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है हम भी जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देते, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर को सही कर। मैंने आपको कहा था दो चीजें होती, एक तो होता है एंटीसेप्टिक, सब जानते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या है? एंटीसेप्टिक वो चीज है जो आपकी बॉडी के ऊपर अप्लाई करता है, और एक होता है डिसइंफिकेंट। हिंदी में एंटीसेप्टिक को राजस्थान बोर्ड की बुकें बोलती है पूर्ति रोधी। एक होता है डिसइंफिकेंट। डिसइंफिकेंट ये हिंदी के चक्कर में, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ही कई बार गलती हो जाती है। डिसइंफिकेंट शायद हिंदी में लिखा विसंक्रामक करके, लेकिन यहां एक शब्द और लिखा हुआ है रोगाणुनाशक। कल भी आपको बताया था कि एंटीसेप्टिक जो होते हैं उनको लिविंग टिश्यू पर अप्लाई करते हैं। हमारे ऊपर जब हमारे लग जाती है, कट लग जाता है, जल जाता है, तो जो चीज हमारे ऊपर अप्लाई होती है वो एंटीसेप्टिक। हाँ, सॉफ्रोमाइसिन खूब ध्यान हो, खूब चलती थी, बोरोप्लस बोरोलिन, वो सॉफ्रोमाइसिन ही थी। फ्यूरासिन, अब देखिए जो फिनॉल है, फिनॉल वो एंटीसेप्टिक और डिसइंफिकेंट दोनों का काम करता है। फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक है, लेकिन फिनॉल का 1% सॉल्यूशन क्या होता है? डिसइंफिकेंट होता है। पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें करेक्शन कर लेना, फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक का काम करता है, लेकिन 1% सॉल्यूशन किसका काम करता है? डिसइंफिकेंट का काम करता है। अगला क्वेश्चन, ठोस में परिक्षिप्त गैस का उदाहरण है। पन्नों को पकड़ेंगे, ठोस में परिक्षिप्त गैस, परिक्षिप्त गैस, इसका मतलब गैस तो परिक्षिप्त है, परिक्षिप्त गैस। ठोस यहां पर क्या है? परिक्षेपण माध्यम। ऐसा क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आना तय है। सरफेस केमिस्ट्री फ्री के 2 क्वेश्चन देगी, अगर आज वाला वीडियो आपने खाते समय वाली क्लास में देख लिया। परिक्षेपण माध्यम ठोस, लैंग्वेज को पढ़े, ठोस में परिक्षिप्त गैस, यानी परिक्षिप्त तो गैस हो गई और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो गया। यानी जो चीज मुझे क्या चीज दिखनी चाहिए? मैंने हमेशा कहा परिक्षेपण माध्यम मुझे दिखता है, कहने का मतलब मुझे ठोस दिखना चाहिए। सबसे पहला एग्जाम्पल बादल। बादल आते ही दिमाग में सपना आना चाहिए, बादल में क्या हो सकता है? बादल में तो बादल दिख रहा है, बरसात आने वाली है, बादल, बरसात तो बाद में आएगी, पहले बादल दिखा, तो बादल में क्या दिखा आपको? बादल में गैस दिखा, यानी परिक्षेपण माध्यम गैस है। तो यहां तो वो परिक्षेपण माध्यम ठोस है, बादल में परिक्षेपण माध्यम गैस है, और आप सबको पता है बादल में पानी है, दिखता जो नहीं है वो परिक्षिप्त है, परिक्षिप्त प्रावस्था उसमें द्रव है। अभी भी कहा था परिक्षेपण माध्यम जब गैस होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है, उस चीज को हम एरोसॉल कहते हैं। उसके अंदर मैंने 3 एग्जाम्पल अभी भी बताए थे, बादल, कोहरा, धुंध, बादल, कोहरा, धुंध। दूसरा एग्जाम्पल धुआं। सोचेंगे धुएं में क्या दिख रहा है? धुएं में सिगरेट का धुआं, कश मार रहे हैं, सिगरेट का धुआं। धुएं में क्या दिख रहा है? धुएं में गैस दिख रही है, कोई धुआं छोड़ रहा है, ठोस तो दिख नहीं रहा, द्रव दिख नहीं रहा, अरे वो तो गैस दिख रही है। इसका मतलब धुएं के अंदर परिक्षेपण माध्यम क्या है? गैस है। परिक्षेपण माध्यम इसमें क्या है? गैस है। धुएं में परिक्षेपण माध्यम गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था, सिगरेट पीने वालों के होठ काले रहते हैं क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था उसमें कार्बन के कण, कार्बन, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, कार्बन के कण। तो सीधी सी बात है, हमारे समझ में आया, धुएं में तो परिक्षेपण माध्यम गैस है। फैन का मतलब झाग से, फैन का मतलब झाग से है। ध्यान रखो, आप सब ने बुलबुले उड़ाए ऐसे करके बचपन। बुलबुले जब उड़ते हैं तो क्या दिखता है? सोचो, बुलबुले उड़ रहे हैं, अरे दिख तो द्रव रहा है, तो इसका मतलब बुलबुले में परिक्षेपण माध्यम द्रव है, और दिख क्या नहीं रही, उसके अंदर क्या है? गैस। तो परिक्षिप्त प्रावस्था उसमें गैस होती है। और जो प्यूमिस पत्थर है, प्यूमिस पत्थर, राजस्थान बोर्ड की किताब में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्यूमिस पत्थर और फोम रबर। प्यूमिस पत्थर और फोम रबर ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता प्यूमिस क्या है। प्यूमिस पत्थर एक कोई पत्थर टाइप होता बताया, जो नहाने वाने के काम आता बताया। तो प्यूमिस पत्थर, पत्थर क्या? पत्थर है, पत्थर है तो
ठोस दिखेगा। तो परिक्षेपण माध्यम तो कैसा हो गया, परिक्षेपण माध्यम तो ठोस हो गया। और ये जो प्यूबिस पत्थर होता है ये मैल वैल उतारने के काम आता बताया, इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें गैस भरी रहती है, इसीलिए जो प्यूबिस पत्थर है उसमें परिक्षेपण माध्यम तो ठोस होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था गैस होती है। सेकंड ग्रेड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया प्यूमिस पत्थर, 3 बार ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से प्यूमिस पत्थर और फॉर्म रबड़ आपको दिमाग में। अगला क्वेश्चन ये किसी बच्चे ने पूछा भी था, देखिए ये पुरानी राजस्थान बोर्ड की किताब का क्वेश्चन क्या है। बहुलक आप सबको पता है बहुलक एक लक से मिलकर बनते हैं। अब इन एक लकों के बीच में बल कैसे है, इन एक लकों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है या इन एक लकों के बीच में वीक फोर्स है, उस आधार पर भी बहुलकों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को तो बोलते हैं इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स, और दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं रेशे, फाइबर। वापिस समझ लें, आप सबको पता है जो बहुलक है वो एक लक से मिलकर बनते हैं, एक लकों के बीच में कोई फोर्स होगा तभी तो वो जुड़ते होंगे। इन फोर्सेस के बेस पे बहुलकों को 2 कैटेगरी में बांटा है, इलास्टोमर्स और रबड़। इलास्टोमर्स में तो इलास्टिसिटी मिलेगी, इलास्टिसिटी किसके अंदर मिलती है, रबड़ में। जो रबड़ होते हैं उनमें इलास्टोमर्स मिलते हैं। रबड़ के अंदर जो फोर्स है वो इलास्टोमर्स पे, रबड़ के अंदर रबड़ जो है रबड़, उसके अंदर जो रबड़ के अंदर जो अंतराण्विक बल होते हैं, एक लकों के बीच में जो फोर्स होते हैं वो वीक टाइप के होते हैं। किसके अंदर, जो आपके इलास्टोमर्स है, जो आपके रबड़ है, रबर्स के अंदर जो फोर्स है वो वीक टाइप का है। जो रेशे है, रेशे का मतलब जिसे प्राकृतिक रेशे, ऊन, मैं कहूं ऊन है, रेशे है, ऊन है, आपका नायलॉन का धागा है, ये बहुत मजबूत धागे, नायलॉन का धागा टूटता कहाँ है आसानी से, बहुत मजबूत धागे, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, वो बहुलक जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो पहला एग्जांपल नियोप्रिन, खुद ही दिमाग में आना चाहिए, नियोप्रिन तो रबड़ है। मैं आपको पहले ही बता चुका, किसी भी रबड़ में 2 चीजें होती हैं, रबड़ में ब्यूटाडाइन तो होता है। याद करो नियोप्रिन किस चीज से मिलकर बनता है, याद करो नियोप्रिन की जो एक लक इकाई है वो क्लोरोप्रिन है। याद करो नियोप्रिन किससे मिलकर बनता है, क्लोरोप्रिन। और यही दिमाग में आ जाना चाहिए, जो हमारा प्राकृतिक रबड़ होता है वो आइसोप्रिन से मिलकर बनता है। यहां मैक्ला, ब्यूनाइस, नाम से पता चल रहा है ब्यूनाइस भी रबड़ है, ब्यूटाडाइन के साथ स्टाइरीन होता है। पॉलीथीन के अंदर भी इलास्टोमर्स है, उनके अंदर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं। और जो फाइबर्स होते हैं नायलॉन 6, उनके अंदर जो मॉलिकुलर जो फोर्सेज है मोनोमर्स के बीच में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए इसका आंसर नायलॉन 6 गया। नायलॉन 6 पढ़ते समय तुरंत याद आ जाना चाहिए कि नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से मिलकर बनता है और नायलॉन 6 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से मिलकर बनते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 तरह के डिटर्जेंट बताए थे, ऋणायनिक डिटर्जेंट, धनायनिक डिटर्जेंट और तीसरा बताया था अनआयनिक डिटर्जेंट। ऋणायनिक डिटर्जेंट में जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, पहला सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बताया था, दूसरा आपको एग्जांपल बताया था सोडियम बेंजीन डोडेसिल सल्फेट। धनायनिक के अंदर मैंने आपसे कहा था सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, और बताया था जो अनायनिक डिटर्जेंट होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो स्टेरिक एसिड होता है और साथ में क्या होता है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। बार बार मैं स्टूडेंट से यही कहूंगा, ये जो खाने वाली क्लास है ये बड़ी गजब की, ये वाला क्वेश्चन वापस रिपीट होगा। ये जो खाने वाली जो क्लास है ये गजब की, वापस आपको बहुत एग्जाम में फायदा देगी, आपको खुद को लगेगा, क्योंकि एग्जामिनर का ट्रेंड फिक्स है। ये जो 20-22 जो क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे एग्जामिनर ने यूं क्यों दिए सारे के सारे, कभी कैसे पकड़ लेता है, कभी कैसे पकड़ लेता है। ये वाला जो एग्जाम्पल अभी हाल में फर्स्ट ग्रेड 2002 में आया था, भौतिक अधिशोषण में कौन सा गुण होता है, सिवाय। अब आप सबको पता है अधिशोषण 2 तरह का होता है, एक को भौतिक अधिशोषण कहते हैं और एक को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। राजस्थान बोर्ड की बुक में ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ लेना, एक तरफ भौतिक अधिशोषण की विशेषताएं और एक तरफ रासायनिक अधिशोषण की विशेषताएं बता रखी है। भौतिक अधिशोषण ये कहता है कि जैसे ये कोई ठोस, अब इसके ऊपर कोई गैस है, अभी अभी आपने कहा ठोस के ऊपर गैस चिपक जाती है, तो कोई फोर्स तो होता होगा जो इनको चिपकाता है। अगर ठोस और गैस के बीच में दुर्बल वांडरवाल बल है तो ऐसा अधिशोषण तो क्या कहलाता है, भौतिक अधिशोषण। लेकिन ठोस और गैस के बीच में कोई बॉन्डिंग हो गई है तो फिर वो अधिशोषण क्या कहलाता है, रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। अब भौतिक अधिशोषण के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखिए पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि भौतिक अधिशोषण में उत्क्रमणीयता पाई जाती है। खुद ही सोचे, ये ठोस है, इसके ऊपर कोई गैस है, इनके बीच में वांडरवाल फोर्स है,
थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, भग जाएंगे। फिर ठंडक मिलेगी, वापस गैस के अणु यहाँ चिपक जाए। तो भौतिक अधिशोषण रिवर्सिबल। अभी अभी आपने कहा कि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और रिलीज एनर्जी होती है, वो एनर्जी कितनी रिलीज होगी या कम रिलीज होगी, इस बात पे डिपेंड करता है कि इनके बीच में फोर्स कैसे। आप कह रहे हो कि भौतिक अधिशोषण में तो वीक वान डेर वाल फोर्स है, अट्रैक्शन बहुत कम होगा, तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी, तो सेकंड पॉइंट भी सही है, निम्न एंथैल्पी होगी। तीसरा जो पॉइंट है वो सही नहीं है। वो गैसें ज्यादा जल्दी अधिशोषित होती हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब यह है कि वो गैसें जो भारी होती है, वो गैसें जो आसानी से लिक्विफाई होती है, वो गैसें ज्यादा क्या होंगी, अधिशोषित होंगी। जैसे मान लो कोई गैस भारी है तो वो तो जल्दी से अधिशोषित हो जाएगी, लेकिन कोई गैस हल्की है तो वो यहां मिलेगी थोड़ी, वो तो ऊपर घूमेगी। तो वो गैसें जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो गैसें ज्यादा अधिशोषित होती है, इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। चौथी चीज है, ये तो क्लियर सी बात है कि अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो अगर एक तो मान लीजिए क्या कहते हैं, एक तो मैं इस सॉलिड का चूर्ण कर दूं इस तरीके से, सरफेस एरिया बढ़ा दूं, इस अधिशोषक का सरफेस एरिया बढ़ा दूं, तो सरफेस एरिया बढ़ाने के साथ साथ तो गैसें ज्यादा अधिशोषित होंगी, क्योंकि पहले तो गैसों के लिए इतना सा एरिया अवेलेबल था। अब मान लीजिए मैंने चूरा करके इसको ऐसा कर दिया, अब गैसों को खूब सारा एरिया मिलेगा, तो यहाँ ज्यादा गैसें अधिशोषित होंगी, इसीलिए सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए फर्स्ट पीरियड में इसका आंसर क्या गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। राजस्थान बोर्ड की बुकें कुछ कहती हैं, इस साल की बुकें भी कुछ कहती हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा एग्जामिनर इसका आंसर क्या मानता है। वैसे आंसर बेस्ट सेकंड ही जाएगा। सबने सुना होगा एक चीज होती है, एक कोलाइडी विलयन होता है जिसका नाम होता है इमल्सन। इमल्सन फर्स्ट ग्रेड की पसंद है। इमल्सन, इमल्सन जिसको आप हिंदी में पायस कहते हैं, ये दो तरह का होता है, एक O/W होता है और एक क्या होता है, W/O। इमल्सन क्या है, इमल्सन वो कोलाइडी विलयन होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों लिक्विड होते हैं। उस कोलाइडी विलयन को हम क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। जिसके अंदर डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं, वो कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है, इमल्सन कहलाता है। और इमल्सन के एग्जाम्पल्स राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर O/W का एग्जाम्पल तो दूध दे रखा है, दूध और वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम। और W/O का एग्जाम्पल हमारी राजस्थान बोर्ड की बुकों में दे रखा है, एक तो मक्खन, वैसे सही नहीं है लेकिन क्या करें, मक्खन, कोल्ड क्रीम। देखिए इमल्सन के तीन एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। एक तो दूध, दूध। एक आपको याद रखना है, पिछली बार पूछा गया था बालों की क्रीम फर्स्ट ग्रेड में, कि बालों पे लगाई जाने वाली क्रीम किसका उदाहरण है, बालों की क्रीम किसका उदाहरण है, बालों की क्रीम। और तीसरा आपको याद रखना है कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ये इमल्सन के उदाहरण। वैसे क्या है, पुरानी बुकों में ठीक लिखा था मक्खन के रेस्पेक्ट में, वैसे यहां आंसर दूध ही जाएगा। मैं आपको बता दूं, मक्खन दोनों, देखिए पुरानी किताबों में मक्खन को कहीं और शामिल कर रखा था और आजकल राजस्थान बोर्ड की बुकों में इसको इमल्सन में शामिल कर रखा है, तो वो डिपेंड करता है। वैसे बेस्ट आंसर इसका दूध जाएगा। मक्खन को समझने की कोशिश करें। मक्खन, मक्खन जब आप निकालते हो तो मक्खन ऐसे सोचे, मक्खन को हमने जमा दिया, अब सुबह सुबह मक्खन निकला, या मक्खन अगर आपने मक्खन को एज ए दही जैसा समझ लो, दही, और दही भी ऐसा समझो हलवाई पर चकाचक जमा हुआ है सुबह दही, तो आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है ठोस। मक्खन, दही, इनमें पुरानी बुकों के हिसाब से परिक्षेपण माध्यम ठोस। और जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, दही की सुबह सुबह की देख लो ना, आप हलवाई की दुकान पे जाते हो तो एक ट्रेस ही निकालता है, वो निकालता है नहीं निकालता, देखा होगा, दही चकाचक जमा रहता है, बिल्कुल ठोस दिखता है, परिक्षेपण माध्यम ठोस। जैसे ही दही को निकालता है तो उसके नीचे लिक्विड होता है, तो दिख क्या नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से पुरानी राजस्थान बोर्ड की बुकें ये कहती थी कि जो मक्खन और दही है इनमें परिक्षेपण माध्यम ठोस है और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, द्रव। दूध के अंदर आप सबको पता है दो चीजें हैं, वैसे ही लड़ते हो दूध में तो दो चीजें होती है, पानी और तेल। एक तो फैट होता है, फैट उसमें ऑयल फॉर्म में है, और एक वाटर होता है। दूध में दो चीजें, वैसे ही लड़ रहे हो, पानी मिला है, तेल मिला है, वो पानी मिला है, अरे दूध में तो पानी ही पानी है।
ये जो ऊपर लिखा रहता है ये परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, और ये जो नीचे लिखी रहती है वो परिक्षेपण माध्यम। दूध में पानी ज्यादा है, फैट कम है, तभी तो आप लड़ते हो कि इसकी फैट निकालना है। आप उससे पानी के लिए नहीं लड़ते, आप इसीलिए लड़ते हो यार इसी की इसमें से तूने फैट निकाल ली, क्योंकि इसमें ऑयल कम मात्रा। दूध में ये जो ऊपर लिखा है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है, नीचे परिक्षेपण माध्यम है। दूध में पानी ज्यादा होता है, फैट कम होता है, इसीलिए आप उससे लड़ते हो कि तो इसमें से फैट क्यों निकाल रहा है, क्योंकि फैट तो वैसे ही कम है। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें फैट जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। दूध कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, O/W टाइप के इमल्सन का उदाहरण होता है। साबुन का झाग, खुद ही सोचेंगे झाग, झाग अभी भी बताया था, फूकने से उड़ाया उड़ाया उड़ाया। द्रव, परिक्षेपण माध्यम द्रव, भरी हुई परिक्षिप्त प्रावस्था गैस। बादल आपको बता ही चुका, तो इस साल इसका आंसर दूध जाएगा मेरे हिसाब से। अब देखिए होता क्या है O/W इमल्सन। इमल्सन अभी अभी आपको कहा दो तरह के होते हैं, एक तो होता है O/W और एक होता है W/O। पानी में तेल, तेल में पानी। O/W इमल्सन का अभी अभी एग्जांपल दिया दूध। दूध में अभी अभी मैंने कहा पानी ज्यादा होता है और इसके अंदर ऑयल क्या होता है, कम होता है, फैट कम होती है, पानी ज्यादा होता है। ये परिक्षिप्त प्रावस्था है, ये परिक्षेपण माध्यम। अब आप सबको पता है ये तो तेल है और ये पानी, कभी तेल और पानी आपस में मिल सकते हैं क्या? आप पानी के अंदर तेल डाल दो तो तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे बैठ जाएगा। तो कोई चीज तो ऐसी होती होगी इन इमल्सन्स के अंदर जो पानी और तेल को आपस में मिक्स कर देती होगी, उसे बोलते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट। इमल्सीफाइंग एजेंट क्या याद रखना है? पीजी साबुन, जो पीजी है, जो आजकल पीजी चल रहे हैं, उनमें मकान मालिक ने साबुन रख दिया। जो O/W टाइप के इमल्सन्स होते हैं उनमें जो इमल्सीफाइंग एजेंट होता है वो प्रोटीन होता है। पी का मतलब प्रोटीन, गोंद और साबुन होते हैं। साबुन दोनों तरह के हो सकते हैं, प्राकृतिक भी और कृत्रिम भी। आप सबको पता है जो दूध होती है, दूध उसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम कैसीन होता है, वो इमल्सीफाइंग एजेंट है। वो ऑयल और फैट, ऑयल और वाटर को मिक्स करने का काम करती है। तो O/W इमल्सन्स के अंदर जो इमल्सीफाइंग एजेंट है वो ऐसे का याद करोगे कि पीजी में साबुन रखा हुआ, अरे खाए साबुन, पीजी में रखा हुआ है। प्रोटीन, गोंद और साबुन इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं O/W इमल्सन। प्रोटीन, गोंद, साबुन। साबुन कैसा भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है। बच क्या गया? काजल, अल्कोहल और भारी धातुओं के लवण। ये किसके अंदर इमल्सीफाइंग एजेंट का काम करते हैं? W/O इमल्सन। W/O इमल्सन। W/O इमल्सन के अंदर काजल है, अल्कोहल है, काजल है नाम, अल्कोहल और भारी धातु के लवण, ये W/O इमल्सन में इमल्सीफाइंग एजेंट है। ऐसे याद करो, पीजी साबुन, दूध, पीजी साबुन, पीजी में दूध और साबुन, पीजी में दूध और साबुन, तो दूध में पीजी साबुन, ये O/W इमल्सन के इमल्सीफाइंग एजेंट है। बचे हुए अपने आप W/O इमल्सन के इमल्सीफाइंग एजेंट हो गए। ये पिछली बार का क्वेश्चन है। इमल्सन के लिए सही क्या है? दूध में पानी मिला दो, डाइल्यूट हो जाएगा। परिक्षेपण माध्यम को हम तनु कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। कोलाइडी विलयन तो आपको पता है ब्राउनियन मूवमेंट दिखाते हैं, टिंडल प्रभाव भी दिखाते हैं। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, फोर्थ गलत है। और आप सबको पता है जब हम दूध को मथते हैं तो उसमें से फैट अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। ये पिछली बार का क्वेश्चन है कि इमल्सन्स के अंदर हम अपकेंद्रण के द्वारा इन्हें इनके अवद्रवी तत्वों में तोड़ सकते हैं, इन्हें डाइल्यूट भी कर सकते हैं। अगर कोलाइडी विलयन है तो ये ब्राउनी मूवमेंट और टिंडल प्रभाव तो दिखाएंगे, इसीलिए इसका आंसर थर्ड। एक बार पुनः आपसे एक ही बात, अगर आपको लग रहा है कि क्लासेस अच्छी है, ज्यादा से ज्यादा इसको ग्रुप्स में शेयर करें। आज से हमने मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट की हैं। इसी तरीके से रोज मैथ्स के अंदर भी टॉपिक बाय टॉपिक अल्टरनेट में चालू होंगे। तो जो भी आपके मैथ्स में ग्रुप्स हैं उनमें आप इस क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। मैंने आपसे कहा ना, हमारी क्लास में कितनी मेहनत होगी कितनी नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। रासायनिक अवशोषण के लिए क्या बातें, रासायनिक अधिशोषण के लिए क्या सही नहीं है, यानी ये कहना चाह रहा है ये सॉलिड और इसके ऊपर से कोई गैस गुजरी, जैसे लोहा है, लोहा इसके ऊपर से ऑक्सीजन गैस गुजरी तो आपको पता है आयरन ऑक्साइड बन जाए। तो अगर इस सॉलिड और गैस के बीच में केमिकल बॉन्डिंग हो जाए तो ये अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। एक बार बॉन्ड बन जाता है ना तो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। केमिकल बॉन्ड इतना आसान नहीं है बॉन्डों को तोड़ना। तो जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, बिल्कुल सही है।
भौतिक अधिशोषण में तो दुर्बल वान डेर वाल्स बल है तो एंथैल्पी कम होती है, और रासायनिक अधिशोषण में तो बॉन्डिंग बनती है, और जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एंथैल्पी अधिक होती है। अब यह भी कंफर्म है कि जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो स्पेसिफिक होता है, और रासायनिक अधिशोषण के लिए न्यून नहीं हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड बनेंगे तो उसके लिए पुराने बॉन्ड तो तोड़ने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ लोहा है, यहाँ ऑक्सीजन है, अब लोहे और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनना है तो पहले O2 का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो रासायनिक जो अधिशोषण होता है वो कैसे टेम्परेचर पर होता है, हाई टेम्परेचर पर होता है। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय है, एंथैल्पी अधिक होती है, स्पेसिफिक होते हैं। अब हर कोई मेटल तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर नहीं सकती, कुछ ही मेटल्स ऐसी होती है जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करती है, इसीलिए रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है, और इसके लिए हाई टेम्परेचर की क्या होती है जरूरत। वो कोलाइड कौन सा है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है। ये पकड़ लो, ठोस मुझे दिखना चाहिए। मक्खन में तो भगवान ही मालिक है, क्या मानता है, वैसे मेरे हिसाब से मक्खन जैल है, क्योंकि मक्खन के अंदर हमें दिखता ठोस है, परिक्षेपण माध्यम तो उसमें ठोस है लेकिन परिक्षिप्त प्रावस्था उसमें द्रव। धूल में तो दिखती ही गैस है, परिक्षेपण माध्यम गैस है, और धूल में पार्टिकल होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है। झाग तो बुलबुला दिखना चाहिए, परिक्षेपण माध्यम द्रव है। दिख गया झाग दिख गया, नहीं दिख गया, देखो ये दिख गया, ये है झाग। परिक्षेपण माध्यम तो द्रव है, अंदर क्या भरी हुई है, गैस। अभी अभी बताया था जावा पत्थर, प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन में मैंने कहा था एक स्टोन होता है, स्टोन मतलब पत्थर। परिक्षेपण माध्यम गैस होगा और इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें गैस भरी हुई होती है, और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है। देखो जावा पत्थर, प्यूमिक स्टोन, फोम रबर, कितनी बार पूछ लिया। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा अधिशोषित, ये ठोस है। अब आपको 4 गैसें दे दी और वो पूछ रहा है कौन सी गैस सबसे ज्यादा अधिशोषित होगी, तो वो गैस सबसे ज्यादा अधिशोषित होती है जो ध्रुवीय होती है। जो कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। जैसे SO2 गैस है, SO2 गैस ध्रुवीय गैस है क्योंकि इसके ऊपर लॉन पेयर पाया जाता है, और आपको पता है अगर केंद्रीय परमाणु पर लॉन पेयर होता है तो वो हमेशा ध्रुवीय गैस होती है। तो SO2 गैस ध्रुवीय है, और जो गैस ध्रुवीय होती है वो सबसे ज्यादा अधिशोषित होती है। जैसे SO2 ध्रुवीय है, CO2 अध्रुवीय है, CH4 अध्रुवीय है, हाइड्रोजन अध्रुवीय है, SO2 गैस क्या है, ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय गैस सबसे ज्यादा अधिशोषित होती है। और अगर आपको चारों ही अध्रुवीय गैसें दे दे तो जिसका अणु भार सबसे ज्यादा है वो गैस भारी होगी, और भारी गैस सबसे ज्यादा अधिशोषित होती है। तो इन सबके अंदर सबसे ज्यादा अधिशोषण तो SO2 का होगा, सेकंड नंबर पर CO2 का होगा, थर्ड नंबर पर CH4 का होगा, और फोर्थ नंबर पर H2 का होगा। ये पोलर है, सबसे ज्यादा अधिशोषित। यहां अणुभार का कॉन्सेप्ट लगाए। भौतिक अधिशोषण के लिए क्या सही नहीं है, अब ये भी बताया। भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल्स बल है, सही है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होते हैं, बिल्कुल सही है। भौतिक अधिशोषण के लिए एंथैल्पी कम होती है, एनर्जी कम रिलीज होती है, सही है। ये बात सही नहीं है कि भौतिक अधिशोषण के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। खुद ही सोचो, ये सॉलिड गैस बेचारी वैसे ही दुर्बल वान डेर वाल्स बल से बंधी है, टेम्परेचर दे दिया, बॉन्ड टूटेगा, उड़ गई, फिर हो जाएगी। तो भौतिक अधिशोषण के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, लेकिन रासायनिक अधिशोषण के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, वही प्यूमिक पत्थर, अभी भी बता दिया। जो आपका जावा पत्थर होता है उसमें परिक्षेपण माध्यम तो ठोस होता है, और जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, परिक्षेपण माध्यम तो ठोस होता है, और जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो गैस होती है। तो मेरे हिसाब से आज के आपके क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं मेटलर्जी और स्पेक्ट्रोस्कोपी लूंगा। बार बार एक ही बात, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू आज के